नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान पर ही संग्राम बचा है। और यही एक बड़ी वजह है कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान दिवस अब आदर्शों की याद बनकर ना रहकर बल्कि एक राजनीतिक वॉर डे में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जमकर बयानबाजी हो रही है और संविधान की सुरक्षा को लेकर और संविधान को लेकर तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। इसीलिए सीधी बात में आज संविधान पर किस तरह से मचा है संग्राम, इसी पर होगी बात। लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है। जहाँ लोकतंत्र सर्वोपरि है, न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। पर आज ये पहचान खतरे में है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके राजनीतिक डीएनए में इमरजेंसी लगाकर संविधान को कुचलना लिखा है, जिन लोगों ने आम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव में हराया, जो लोग आज भी आम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जो लोग वोट बैंक नीति को संविधान नीति के ऊपर रखते हुए वक्फ के कानून को, सीए के कानून को फाड़कर फेंकने की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो लोग आज संविधान रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये दरअसल संविधान भक्षक है। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग 6 दशक तक सत्ता में रहे, उन्होंने संविधान दिवस एक दिन भी नहीं मनाया। कांग्रेस पार्टी की 4 पीढ़ियां लगातार भारत के संविधान और भारत के संविधान निर्माता के खिलाफ काम करती रही। देश कभी भूल नहीं सकता कि संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के खिलाफ काम करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। तो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे साफ सीधे तौर पर जाहिर हो रहा है कि संविधान को लेकर एक तरफ एक धड़ा है तो दूसरी तरफ दूसरा धड़ा है, यानी कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक वॉर देखने को मिल रही है। ऐसे में कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जो यहाँ पर उठ रहे हैं और एक एक कर वो सुलगते सवाल हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही एलईडी वॉल में आप देखेंगे वो सुलगते सवाल। सबसे पहले, क्या संविधान दिवस अब आदर्शों की याद नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप का मैदान बन गया है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से आज बयानबाजी हो रही है उस वजह से यह सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आदर्शों को याद नहीं किया जा रहा, ना ही भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की बात की जा रही है, ना ही किसी और दिग्गज हस्ती की बात की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का मैदान यहां पर बन गया और राजनीति चल रही है। क्या सच में संविधान पर हमला हो रहा है या फिर यह सिर्फ एक तरह का विपक्षी नैरेटिव है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, संविधान को लेकर सवाल कर रहा है, संविधान की सुरक्षा को लेकर सवालिया घेरे में उसे लेकर आ रहा है। ऐसे में यह सवाल इसीलिए लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई में संविधान पर किसी न किसी तरीके से हमला हो रहा है या विपक्षी नैरेटिव है? तीसरा सवाल, धर्मनिरपेक्षता संकट में है या महज राजनीतिक बयानबाजी है? क्योंकि ममता दीदी भी मैदान में कूदी हैं और ममता दीदी ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं कि आज धर्मनिरपेक्षता संकट में है। तो क्या वाकई में संकट में है या फिर सिर्फ एक तरह की राजनीतिक बयानबाजी है? क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने, और ऐसे में चौथा सवाल, क्या सरकार संविधान के मूल ढांचे सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, फ्रीडम, इन सबको कमजोर कर रही है? ये सब इसीलिए पूछा जा रहा है, चाहे बात सेक्युलरिज्म की कर लीजिए, फेडरलिज्म की कर लीजिए या फ्रीडम की कर लीजिए, क्या इनको कमजोर किया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सरकार पर बार बार आरोप लगते हैं एजेंसियों को लेकर, इसीलिए मूल ढांचे को लेकर यहाँ पर सवाल हो रहे हैं।
क्या जनता विपक्ष के संविधान बचाओ आंदोलन को समझ पा रही है या फिर नहीं? क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा भी बकायदा राहुल गांधी निकालते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं। ऐसे में जनता विपक्ष के संविधान बचाओ आंदोलन को सही मायनों में समझ रही है? क्या जनता तक विपक्ष जो कहना चाहता है वो बात पहुंच भी पा रही है उनके कानों तक या नहीं, या फिर उनके कानों पर इसी तरीके से सिर्फ जू रेंग रही है? संविधान 75 साल बाद सुधार चाहिए या सिर्फ पालन? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि जो नीतियां हैं, जो बातें हैं, जो लिखा गया, जो कहा गया, आज 75 वर्ष हो चुके हैं, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब ऐसे में इसमें सुधार की जरूरत है या फिर जिस तरीके से जो नीति है, जो है एज इट इज, उसका पालन किया जाना चाहिए। यही एक बड़ी वजह है कि ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है और ये सवाल वाकई में लाजमी भी हो जाता है। तो कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जो आज हम करेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विश्वजीत घोष हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, जावेद अंसारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ये तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जावेद अंसारी जी, आज मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी और अरविंद कुमार जी आप कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सवालों की एक बौछार आपके पास आने वाली है और इस गेंद को आपको अपने पाले में लेके किस तरीके से संभालना है, आपको बचाव करना होगा। तो कॉपी पेन तैयार रख लिए, विपक्ष के तमाम सवाल नोट डाउन करते जाइएगा। विश्वजीत जी, ठीक कह रही हूँ? आपकी मुस्कान बता रही है, शुरुआत में ही आपकी मुस्कान बता रही है कि हाँ ठीक है, आज सवाल काफी होंगे। चलिए जावेद अंसारी के साथ शुरुआत करते हैं। जावेद अंसारी जी, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान पवित्र वादा है। कौन सी राजनीतिक नीतियां इस वादे के खिलाफ लग रही हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं पवित्र वादा है, संविधान खतरे में है, संविधान पर प्रहार हो रहा है? तो जरा ये बता दीजिए और क्लियर कर दीजिए कि कौन सा वादा ऐसा है जो कि नीतियों के खिलाफ हो रहा है, या कौन सा वादा ऐसा है या कौन सा एक्ट ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है जी, बोलिए। पिछले 2 सालों में जितना पिछले जावेद अंसारी जी, आई एम सो सॉरी, आपकी ऑडियो मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज? नमस्कार, आवाज मिल रही है अभी? जावेद अंसारी जी, आपकी ऑडियो मुझे क्लियर नहीं आ रही है। सो सॉरी, मैं लौटूंगी आपके पास और आपसे बात करूंगी, और तब तक हम जरा ऑडियो को दुरुस्त करते हैं जावेद अंसारी जी की। और विश्वजीत घोष हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं, तब तक उनका रुख करते हैं। विश्वजीत घोष जी, ममता दीदी कह रही हैं धर्मनिरपेक्षता संकट में है, सेकुलरिज्म पर बात कर रही हैं, वो फेडरलिज्म पर बात कर रही हैं। कौन सी नीतियां खिलाफ लग रही हैं? क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं? क्या मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि आज आपको संविधान खतरे में लग रहा है, चाहे सेकुलरिज्म की बात हो, फेडरलिज्म की बात हो या फ्रीडम की बात हो? देखिए, हेलो जी जी बोलिए विश्वजीत जी, थोड़ा बोलिए जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम जी, बोलिए। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑडियो, आप बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आवाज आ रही है विश्वजीत जी, हम आपको ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उत्तर दीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल का माननीय चीफ मिनिस्टर जो कहा वो सही बात बोला है। देखिए, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बोला था, सरकार आम आदमी का, और आज आम आदमी द्वारा चलना चाहिए और आम आदमी के लिए काम करना जरूरी है। मेरा भारतवर्ष का जो संविधान है, हम मानते हैं भारतवर्ष से सर्वश्रेष्ठ, वहां का सर्वश्रेष्ठ संविधान भारतवर्ष का है। वर्तमान में जो संविधान है भारत का, ये भारतीय दिल्ली में जो सरकार चल रहा है, बीजेपी सरकार, मीडिया बोलिए, विचार व्यवस्था बोलिए, संविधान व्यवस्था बोलिए, भारत का गणतंत्र बोलिए, सब तोड़ दे रहा है बीजेपी वर्तमान में। धर्मनिरपेक्षता एकदम खत्म हो गया है। आप संविधान दिवस मना रहे हैं, आप हर राज्य को आप एक तरफ से नहीं देख रहे हैं। आप वो राज्य मेरा पार्टी नहीं है,
बीजेपी नहीं है उसको हम ठीक ढंग से नहीं देखेंगे, उसको हम आवास योजना का पैसा नहीं देंगे, उसको हम एनर्जी के रुपया नहीं देंगे, उसको हम एक काम नहीं करने देंगे, उसको पीछे हम ईडी लगाएंगे, उसको पीछे हम सीबीआई लगाएंगे, उसको पीछे हम विचार व्यवस्था में उसको ये काम करेंगे नहीं करेंगे। अभी ये सरकार ऐसे कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का विचार व्यवस्था को भी आप उसको हस्तक्षेप करने का काम कर रहा है, तैयार कर रहा है। भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता के लिए हम लोग जो गैप करते थे, अभी का सरकार वो तोड़ दिया है। ममता दीदी जो बोला है सही बात बोला है, हम उसको समर्थन करते हैं। तो क्या आपको केंद्र की तरफ से नहीं, आप फेडरलिज्म की भी बात कर रहे हैं, ममता दीदी कहती हैं कि फेडरलिज्म पर बुलडोजर चला है, केंद्र की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है नीतियों में, क्या समस्या आ रही है? विश्वजीत जी, ममता दीदी कह रही है, जी सुनिए, ममता दीदी कह रही है फेडरलिज्म पर बुलडोजर चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? क्या केंद्र की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी नीति में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या किसी तरीके की रुकावट, बाधा, समस्या क्या आ रही है? क्या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? जब राज्य असेंबली में कोई बिल पास होता है, वो बिल जब जाता है दिल्ली में, वो बिल घुमा के भेज देता है, संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा है दिल्ली का सरकार। वो काम कर रहा है एक नया तंत्र का काम कर रहा है, जैसे एक नया तंत्र चलना चाहिए, जैसे हिटलर कर रहा था वैसे मोदी जी और अमित जी वैसे सरकार चला रहा है। अभी संविधान पालन कर रहे हैं, लेकिन संविधान का कोई काम अब हर व्यवस्था में एक नया तंत्र चला रहा है वर्तमान बीजेपी सरकार। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जब संविधान का देश चलता है, तब संविधान के हर राज्य को, हर आदमी को, हर व्यवस्था को संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई उदाहरण में मैं थोड़ा अच्छे से समझना चाहती हूँ। आप विरोध कर रहे हैं, दिल्ली सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, केंद्र सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक क्या हालिया वाकया ऐसा हो गया, कोई किस्सा, कोई उदाहरण अगर आप दे पाए, क्योंकि जनता भी सुन रही है, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करके सही से सुनना चाहेगी। सिर्फ ये कह देना कि संविधान पर प्रहार हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान खतरे में है, ये काफी नहीं ना। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझाएं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम और जनता सब समझ पाए। देखिए जी, जावेद अंसारी जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। जी बोलिए विश्वजीत जी। हेलो जी बोलिए इंशाल्लाह। देखिए जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया है। हाँ। आप क्या खाएंगे क्या करेंगे, यही आपको तैयार करना है बीजेपी तरफ से। धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया है, किस तरीके से खत्म हो गया है मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं उदाहरण पूछना चाह रही हूँ, वो नहीं बता रहे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है विश्वजीत जी, लौटूंगी आपके पास। आपने कहा धर्मनिरपेक्षता खतरे में है और केंद्र सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। जावेद अंसारी जी का भी रुख कर लेते हैं। जी जावेद अंसारी जी, मैंने सवाल जो आपसे पूछा था वही सवाल मैं रिपीट करूंगी। पवित्र वादा राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन ये जरा समझा दीजिए कि कौन सी नीति या कौन सा ऐसा वादा है जो टूटा हो, या फिर आपको कौन सी ऐसी राजनीतिक नीतियां हैं जो इस वादे के खिलाफ लग रही हैं? मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार। जी बिल्कुल, आप ऑडिबल है अच्छे से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस की देशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई। और मेरे हाथ में ये संविधान है, और संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया था। इसमें 448 लगभग 448 अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें अनुच्छेद है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। हम बार बार कह रहे हैं कि संविधान बचाना है किन लोगों से, जिन्होंने हमेशा संविधान का बहिष्कार किया, इसके अडॉप्शन का भी बहिष्कार किया था, इसको जलाया था। आरएसएस की ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देख लीजिए, कोई भी संविधान को लेकर, संविधान दिवस को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। इससे पता लगता है कि जो सरकार है वो संविधान विरोधी है। आपने उदाहरण मांगे, कौन कौन से उदाहरण बताइए। ये वाली लाइन से मैं इत्तेफाक इसीलिए नहीं रखती हूँ, ये मत सोचिएगा कि सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कई बार आरोप लगते हैं।
अगर ट्वीट नहीं किया जाता या पोस्ट नहीं किया जाता डजंट मीन कि आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके साथ हैं। कई बार लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते। अब हाल ही में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ, हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की। अब क्या जिसने भावना व्यक्त नहीं की उनको दुख नहीं हुआ क्या? आप ये बताइए, ऐसा नहीं होता है। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट से मत जोड़िए, आप बात पे आइए। ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने अपना पार्ट रख दिया है, वो माने ना माने वो आपके ऊपर है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि कौन से उदाहरण है जहां पे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। हाँ। पहला है, ये कानून लेके आए थे एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए जिसमें कंपनीज एक्ट को, बहुत सारे लॉज को इन्होंने बदलाव किए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और अवैध करार दिया। और जितना चंदा भाजपा ने लिया उसको वो देश में बांट देना चाहिए या वो सरकारी खजाने में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो चंदा दो और धंधा लो की नीति पे वो पूरा देश से पैसा वसूला गया। दूसरा, कृषि कानून काले लेके आए थे, वो संविधान विरोधी थे। अभी छत्तीसगढ़ में खबर आ रही है कि 1700 हेक्टेयर जंगल को काटा जा रहा है, जो कि प्रोटेक्शन होता है हमारे संविधान के अनुसार कि जंगल को काटा ना जाए, वो अडानी के नाम पे काटा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जहां पे वो बार बार संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। 4 जजेस थे जो एक्टिव जजेस थे, सिटिंग जजेस थे, उन्होंने लाइव डिबेट में आके, लाइव टीवी पे आकर कहा था हमारा संविधान खतरे में है। तो ये तो पूरे देश को पता है कैसे खतरे में। मोदी जी ने संविधान के लिए माथा जरूर चूमा था, माथे पे जरूर लगाया था संविधान पे, लेकिन संविधान कभी उन्होंने माना नहीं है। संविधान न मानने की वजह से आज देश पे संकट ये छा गया है कि आप ये देख लीजिए, गवर्नर बिल पे बिल वापस कर रहे हैं। 50 से ज्यादा बिल जो है वो पेंडिंग है 6-6 महीने से। अब गवर्नर का काम क्या होता है? असेंबली कोई भी कानून पास करती है या तो उसको वापस भेजे, उसमें संशोधन करे, उसको पारित कराए। लेकिन वो केवल ये हथियार बन गया है, गवर्नर को बिठा के हथियार बना दिया गया है कि विपक्ष के राज्यों में कोई भी ऐसे कानून ना बने जिससे लोगों का फायदा हो, जनहित में फायदा हो और उनको काम मिले, उनके बिल पास हो। दूसरा, आज देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ ढोंगी बाबा यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन संविधान कहता है, संविधान कहता है कि हमारे देश का कोई भी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है। तो इस तरह की ये परमिशन क्यों दी जा रही है? संविधान विरोधी है। और जहां जहां यात्रा निकल रही है वहां पे भाजपा की सरकार है। तो और कितने उदाहरण चाहिए आपको मोनिका जी? चले, ये उदाहरण आपने दिए और मैंने जिस तरीके से शुरुआत में ही अरविंद कुमार जी से कहा था कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सवालों की बौछार आने वाली है। अब विश्वजीत जी ने भी कई तरह के आरोप लगाए, जावेद अंसारी जी ने भी कई तरह के आरोप लगाते हुए उदाहरण भी दिए हैं। तो अरविंद कुमार जी कैसे बचाव करेंगे? क्योंकि बार बार आपकी सरकार पर सवाल उठ जाते हैं और संविधान को लेकर भी सवाल उठते हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, नीतियां अपने फायदे के लिए हैं। इस तरह के तमाम आरोप बार बार आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। मोनिका, आज बहुत ही पवित्र दिन है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि भारत संविधान के तहत काम कर रहा है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, संविधान से ऊपर नहीं है। किसी भी सरकार किसी भी राज्य में हो, वो संविधान की शपथ ही लेते हैं। और जब किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में बनती है, वो संविधान की शपथ लेते हैं, तो यह मान के चलना पड़ेगा कि संविधान के प्रति सभी की आस्था है। और जब आस्था है तभी वो शपथ लेते हैं कि हम संविधान की शपथ खाते हैं। तो 75 साल हमारे संविधान का हो गया, तो संविधान के प्रति प्रश्न उठाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। हमें लगता है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे संविधान पर अक्षुण्ण आस्था रखनी चाहिए और संविधान को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन राजनीति तो इसमें तब भी हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि संविधान को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन संविधान बचाओ आंदोलन हो रहा है, संविधान बचाओ यात्रा हो रही है, संविधान खतरे में है, संविधान पर प्रहार हो रहा है। ये एक बार नहीं, बार बार बातें आ रही हैं, तो राजनीति तो ऑटोमेटिकली हो रही है इस पर। मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन संविधान को छोड़कर वोट की राजनीति कीजिए ना। मैंने तो आपके एक बड़े चैनल से भी मैंने मांग किया था कि हिंदुस्तान में सारे सरकारों को चुनाव में 1 भी रुपया खर्च करने का अधिकार किसी कैंडिडेट को नहीं होगा, लागू कर दीजिए।
5 साल जो काम करते हैं उस काम के आधार पर वोट मिलेगी, हारे या जीते, न कोई संविधान पे चर्चा होगी, न संविधान पर प्रश्न उठाएगा। तो ये राजनीतिक चीजें हैं, और राजनीति को मैंने इसलिए कहा कि राजनीति से संविधान को अलग रखिए। अब संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और आप अगर संविधान पढ़े होंगे या हमारे जो बंधु पढ़े होंगे तो संविधान में संशोधन होता है, उसके लिए बिल पारित होता है, दोनों सदनों से पारित होता है, राष्ट्रपति का मुहर लिखता है। संविधान कोई खिलौना नहीं है कि कोई उसको बदल देगा। ये परसेप्शन जनता की ओर जाती है, और आपने देखा होगा कि इन्हीं कारणों से अगर झूठी प्रचार प्रसार करना है तो मोनिका, इन्हीं कारणों से बिहार का चुनाव हुआ, और किस कदर बिहार के चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाते रहे, जनता ने नकार दिया। देखिए, सच की बहुत बड़ी जीत होती है, सच का एक अपना ये होता है। तो ये नहीं, आप बंगाल में सरकार है ना, ममता जी की। मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी। आपने जो अभी तक बातें कही, जावेद अंसारी जी सवाल करना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। जावेद अंसारी जी, आपको सवाल करने का मौका दूंगी मैं कि आप अरविंद जी से डायरेक्टली सवाल कर सके, लेकिन पहले मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि पार्टियां पैसों का इस्तेमाल ना करें चुनावों में, 5 साल में जो काम किए हैं उसके आधार पर उनको वोट दिया जाए। तो बिहार में नीतीश कुमार ऐन वक्त पर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल देते हैं, महिलाओं के चेहरे पर खुशी आ जाती है, एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है, बम्पर वोटिंग भी होती है। फिर उसके बाद ऐतिहासिक वोटिंग की आप बात करें तो वो अच्छी बात है, उसके लिए मैं कहती हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी ऐतिहासिक वोटिंग हुई, बिहार में भी बात हुई। तो आप तो अपनी 2 बातों में खुद ही कह रहे हैं ना कहीं फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं पैसे खर्च ना करें, और आपकी ही पार्टी, आपकी सहयोगी जो पार्टी है वो पैसे खर्च करती है इतना नहीं है। चुनावी खर्च में 10,000 रुपए काउंट होगा क्या? चुनावी खर्चा क्या होता है? जो ऑडिट, सुन लीजिए, आप एंड बैक पर नहीं होता है। अगर लास्ट जब तक कि चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तो विकास के रास्ते बंद नहीं होता है, योजनाएं बंद नहीं होती है, कार्य करती है। ये आपका संविधान है, ये आपका संविधान परमिशन देता है। तो आप लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है, और यही अगर किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से ये विपक्षी पार्टी की तरफ से एक्ट हुआ होता गलत आरोप है, तो फिर गलत आरोप है, यही है। आपके ऊपर आरोपों की बौछार करने के लिए विश्वजीत जी और जावेद जी भी बैठे हैं, दोनों बोलना चाहते हैं। आप देखिए, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में क्या प्रोविजन है, उसके तहत चुनाव खर्चा का आकलन किसको किया जाता है? जो राजनीतिक दल खर्चा करते हैं, जो उम्मीदवार खर्चा करता है। और बंगाल में मैं गिनती गिना दूंगा ना, जो ममता जी की बात कर रहे हैं ना, एक सब कुछ फॉर्मेट से चल रहा है अरविंद जी, ठीक है। चलिए मैं आपकी बात पे एक सेकंड, मैं आप ही की बात पर आती हूँ। अगर सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट से चल रहा है तो फिर आप लोगों पर सवाल क्यों उठ जाते हैं और संविधान खतरे में है, ये नारे क्यों लगने शुरू हो जाते हैं? गलत लगाते हैं, गलत है। तो क्या एक तरह का ये चुनावी नैरेटिव है या फिर विपक्ष का नैरेटिव है जो गढ़ने की कोशिश की जा रही है संविधान के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल नैरेटिव है, गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हमें बताए ना, जब बंगाल में ममता दीदी जीत जाते हैं तो संविधान खतरे में नहीं होता है, उस समय संविधान काम कर रहा है। दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की अपनी जीत हो जाती है वहां संविधान कार्य, और जहां हार जाते हैं वहां संविधान खतरे में है। तो ये नैरेटिव सेट करने के अरविंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा सवाल मैं विजय दुबे जी से लूंगी और फिर उसके बाद हम ब्रेक में जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। विजय दुबे सर से बस 30 सेकंड्स का एक आंसर, फिर उसके बाद हम बात को कंटिन्यू करेंगे। विजय दुबे सर, क्या आपको लगता है कि आदर्शों की याद ना बनकर संविधान दिवस अब सिर्फ एक राजनीतिक वॉर डे बन गया है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से संविधान को एक इशू बनाया है, एक मुद्दा बनाया है, और उसका सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज। जी देखिए, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी जी। देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने संविधान को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, और जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है लगातार, चाहे वो इस नाम पे कहा जाए कि साहब संविधान खतरे में है, इसमें अगर नंबर आपने फलां पार्टी को दे दिए तो वो संविधान को जो है बदल देंगे, और उससे संविधान के लिए खतरा पैदा होगा। जो नैरेटिव कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में या इंडिया गठबंधन ने
लगातार स्टैब्लिश किया और उससे वोट मांगे, वो उसको एक वोट का और राजनीति का हथियार बना दिया गया। एक बात ये रही। दूसरी बात जो आरोप लगते हैं वो ये है कि जो सत्ता में पार्टी है वो उन एजेंसी का इस्तेमाल करती है जो अधिकार उसको संविधान प्रदत्त है। तो जो सत्ता में पार्टी है अगर आपके खिलाफ किसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, आपको लगता है कि साहब वो गलत है, तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनता है? आप ये संविधान खतरे में है, उसके बजाय कोई एजेंसी ने आपके साथ जो है मिस ऑपरेट किया है, आप उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? तो सवाल ये है कि राजनीतिक दलों ने संविधान को ये मुद्दा बनाना चालू कर दिया। भाई संविधान तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक मुद्दा बनकर रह गया है और उस पर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आपकी इनसाइट्स हम और जानेंगे विजय दुबे सर। बट उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के उस पार। तो सीधी बात में आज बात हम संविधान की कर रहे हैं, क्योंकि संविधान पर संग्राम मचा है और संविधान दिवस पर आज जहां उपलब्धियां गिनी जानी चाहिए थी और आज जहां सबको, सभी दलों को एक साथ एकजुट होना चाहिए था और देश के बारे में बात करनी चाहिए थी, वहां पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। कई तरह के सवाल है जो यहाँ पर उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज सीधी बात में लेने की हो रही है कोशिश। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से अरविंद कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, टीएमसी की तरफ से विश्वजीत घोष हमारे साथ हैं, जावेद अंसारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और विजय दुबे जी के साथ ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि विजय दुबे जी उसी आपकी ही बात को कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि संविधान अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहकर बल्कि एक मुद्दा बन गया, एक टॉपिक बन गया है। तो ये सवाल मैंने अरविंद जी से भी पूछा था, यही आपसे भी पूछूंगी। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इसको एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल फाइट है वो भी बहुत हैवी होती है पार्टीज के बीच में, तो संविधान जैसा सेंसिटिव टॉपिक अब मुद्दा बनाया जाने लगे एक नैरेटिव सेट करने के लिए? मैंने पहले कही थी, मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। जब आप संविधान को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, हाँ। और जो जनता के मुद्दे हैं, जो पब्लिक इश्यूज हैं, अगर आप उनको गौर करेंगे तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं आप केवल संविधान को लेके ही अपना नैरेटिव आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये काम लगातार किया गया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं? देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार के चुनाव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिहार के चुनाव में जिनने भी लोगों के साथ कनेक्ट किया, जो पार्टियां इसको कनेक्ट करने में सफल रही, जिन्होंने उन मुद्दों को आगे बढ़ाया और लोगों के साथ कनेक्ट किया और उनको वो अपने साथ जोड़ने में सफल रहे, उनको अपने उस चुनाव को जीतने में आसानी हुई और वो उस सफर को बड़े आसानी से निकाल के चले गए। अपोजिशन के लगा कि साहब हुआ क्या आखिरकार? हाँ। अपोजिशन ने जिस प्रकार से चीजों को पुटअप किया, वो कनेक्ट जो था उसको स्टैब्लिश आप नहीं कर पाए, वही कारण रहा कि लोग आपके साथ नहीं खड़े हो पाए। ये चीज अगर तो मतलब ये जो संविधान का मुद्दा उठा रहा है, मैं समझना चाहूंगी इसका थोड़ा और सही तरीके से, जो संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, विपक्ष ने तो बकायदा, राहुल गांधी ने तो बकायदा संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली, आज जावेद अंसारी जी भी संविधान की कॉपी लेकर बैठे हैं, राहुल गांधी भी संविधान की कॉपी लेकर साथ चलते हैं, बार बार जनता को दिखाते हैं। तो जो कहने की, समझाने की कोशिश हो रही है, वो बातें क्या असल में जनता तक पहुंच भी रही हैं या नहीं, उनके कानों तक जा भी रही हैं या नहीं? नहीं, देखिए मोनिका, क्या है कि वो बात जो लोकसभा चुनाव में कही गई थी, जिसको कि मुद्दा बनाया गया था, वो भी एक कैच पॉइंट था। कैच पॉइंट जो था वो बयान जो है बीजेपी का और क्लेम जो था, उसको विपक्ष ने कैच किया और उसको मुद्दा बनाया। निश्चित तौर पे कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे, हाँ। लेकिन ये सफलता उतनी नहीं थी जिससे कि वो अपना लोगों से 100% अपनी ओर अपने साथ जोड़ते या जो भी उनके पक्ष में मतदान होना चाहिए था, जिससे कि वो सरकार में आ पाते, वो स्थिति नहीं बन पाई। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो संविधान का मुद्दा उठाया वो लोगों तक तो गया, लेकिन लोगों के साथ में 100% उससे आपकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। अगर वो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता तो निश्चित तौर पे देखिए अल्टीमेट क्या होता है, राजनीतिक दलों का मकसद क्या है। भाई आप कहीं राज्य की अगर चुनाव हो रहे हैं तो आप राज्य में सरकार बनाना चाहते हैं, हाँ। वहां बहुमत चाहते हैं। अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें भी आपने जो क्लेम किया था उसके तहत आपने लोगों से वोट ही मांगे थे, और अगर लोगों से वो कनेक्ट हो जाता और आप उस कनेक्ट को स्टैब्लिश कर रहे आए
तो फिर निश्चित तौर पे आपके नंबर्स इतने होते कि आप चैलेंज जो आपने एक्सेप्ट किया था या जिसको लोगों के सामने रखा था, आप उसमें सफल होते। लेकिन शायद वो सफलता उस स्तर तक नहीं थी, मतलब लोगों ने उसको वैसे नहीं लिया जिस प्रकार से कि कांग्रेस ने वो नैरेटिव। अरविंद कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद कुमार जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सॉरी दुबे जी, मैं इंटरफेयर किया, बहुत अच्छे ढंग से आप पहले रिलेट कर रहे थे। मैं मोनिका जी सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे दो अन्य कांग्रेस और डीएमसी के बैठे हुए हैं, संविधान का संशोधन कहाँ होता है, संविधान खतरे में क्यों होगा? यह संविधान खतरे में कहना संविधान की अवमानना है। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानून का एक जो प्रोसेस है, उसको खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। संविधान संशोधन भी अगर होता है, संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ होगी तो उसका संशोधन बिल आता है। अगर संशोधन हो भी गई बहुमत से, तो अल्ट्रा वायरस सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको नहीं सुना गया, आपका पिटीशन रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या मोनिका जी ये बता पाएंगे कि हिंदुस्तान के जितनी भी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सबको आप नकार दीजिए और हाथ में संविधान लेके जनता के बीच चले, एक खतरे में है। ये तो नैरेटिव सेट करना ही हुआ, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये समझने की बात है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो संविधान की बात है मैं वही मोनिका जी कर रहा हूँ। यही जावेद अंसारी जी से सवाल करेंगे। क्या आपको लगता है जावेद अंसारी जी, कॉपी लेकर इस तरीके से बार बार चलना या कॉपी लेकर बार बार दिखाना, जनता तक अगर आपकी बात पहुंच भी रही होती, ये क्योंकि हाल फिलहाल की बात तो नहीं है कि आपने आज ही संविधान खतरे में नारा लगाया हो, आपने बाकायदा आपकी पार्टी ने संविधान बचाओ आंदोलन भी किया था, यात्रा भी राहुल गांधी ने इतनी लंबी चौड़ी निकाली, कॉपी लेके वो बार बार फिरते रहे। तो अगर जनता तक वाकई में ये बातें पहुंच रही होती तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता, आपकी सीट्स ज्यादा आती, जनता ज्यादा आपकी तरफ उनका रुख होता, कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो जनता तक अगर आपकी बात में दम होता तो बात पहुंचती ना। जब जनता तक बात ही नहीं पहुंची तो क्या पता आपकी बात में दम ही नहीं। देखिए, चुनाव जो है हिटलर भी जीतता था, क्या उसकी बात में दम था? आज सारे जर्मनी के लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। तो चुनाव जीतना और सही और गलत बात होना बहुत फर्क होता है। संविधान कैसे खतरे में है मैं आपको फिर बताता हूँ। अभी बिहार चुनाव का उदाहरण दिया गया। बिहार चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और एक फेज का चुनाव हो चुका था, तब भी 12 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया। ये तो सीधे सीधे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था। हमने इलेक्शन कमीशन में सुधार लीजिए। कोई एक चुनाव दो चुनाव के तिथि के साथ बात करूंगा अरविंद जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं इसलिए आपको आपकी मदद कर रहा हूँ। पहले फेज के चुनाव के बाद 10,000 नहीं डाले गए हैं, आप जानकारी प्राप्त कर लें। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो कितने डाले गए बताइए? नहीं डाले गए हैं, ये चुनाव घोषणा होने के पूर्व ही हुआ। 12 लाख महिलाओं के नहीं, 12 लाख नहीं, 1 करोड़ के महिला में गए हैं, लेकिन वो महिलाओं के खाते में उनकी सशक्तिकरण के लिए दिया गया। आज नहीं, आप बिहार के बारे में संविधान खतरे में। जावेद भाई, मैं मोनिका जी जावेद भाई को एक क्लियर कर दूं कि तब तो आप एक दिन में सुन लीजिए, आप बिहार की महिलाओं को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए लंबी योजना है महिलाओं के प्रति। ये सारी पीएसयूज को बेच दिया गया और आरक्षण खत्म कर दिया गया। हूँ कि बंगाल में ममता दीदी महिला है, इसलिए सारी महिलाओं को खरीद लिया। ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जावेद जी यहाँ आज से नहीं 2005 से काम हो रहा है। चाहे वो आरक्षण की हो, लोकल गवर्नमेंट में आरक्षण की हो, ये सब बिहार में है। और साइकिल पोशाक योजना ये सारी बिहार में है। और महिलाएं ये 20 साल के अंदर सशक्त हुई है। उनके सशक्तिकरण के लिए ये सारे योजनाएं हैं। इसको ऐसे समझिए। एक का आंकड़ा दूंगा आपको कि कैसे खत्म कर दिया बिना बिल लाए। मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको। आप सुनिए, धैर्य रखिए। हम लोग दोनों साथ बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा आपकी बात में। बिल्कुल, जावेद जी को पूरी करने देते हैं बात। देखिए, पहली बात, संविधान खतरे में कैसे? सबसे पहले के जितनी भी नौकरियां थी सारी नौकरियां खत्म कर दी गई, तो आरक्षण खत्म। अब बिल तो नहीं लेके आए कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन जब ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को नौकरी नहीं मिलेगी, जब सरकारी नौकरी निकलेगी तभी तो उनको आरक्षण मिलेगा। इन्होंने नौकरियां ही खत्म कर दी।
देश के प्रधानमंत्री जियो का प्रचार करते हैं और बीएसएनएल को ध्वस्त करते हैं, तो ये संविधान खतरे में। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था बिहार में, फिर भी पैसे ट्रांसफर करे गए और इलेक्शन कमीशन ने हमारी एक भी नहीं सुनी। इस तरह से ये तीसरा उदाहरण है कि संविधान कैसे खतरे में। तीसरी बात यह है कि ये बताइए जावेद अंसारी जी, इतनी सारी चीजें आप गिना रहे हैं, इतनी सारी चीजें आप गिना रहे हैं, अगर कुछ भी है खतरे में है या प्रहार हो रहा है या कुछ भी है, तो ये संस्थाएं चुप क्यों है? जवाब कहीं से नहीं आ रहा, कोर्ट की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पे स्वतः संज्ञान लेता है, तब भी कुछ नहीं हुआ। ज्ञानेश गुप्ता किसके आदमी है? इंडिपेंडेंट ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ। इन्होंने अध्यादेश लाकर उसको बदल दिया। अब कौन है? एक कैबिनेट मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक अपोजिशन लीडर। तो किसका आदमी है ज्ञानेश गुप्ता? सरकार का। तो सरकार की सुनेगा ना, वो हमारी अपोजिशन लीडर भी तो उसमें है ना, अपोजिशन का लीडर भी तो अरे तो उसमें ये है। वो 2:1 का वोट हो गया ना मैडम, 2:1 का वोट हो गया। सरकार 2 है और 1 है, तो इंडिपेंडेंट का हुआ। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर आइए कैबिनेट मंत्री की जगह, फिर हम मानेंगे कि इंडिपेंडेंट है ये। तो अध्यादेश कौन लेके आया? फिर हार किसने किया? भाजपा सरकार ने। एक अध्यादेश नहीं लाया, दिल्ली सरकार का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था ट्रांसफर की पावर सारी दिल्ली सरकार को होगी। हाँ। अध्यादेश लेके आए, सारी पावर जो एलजी के पास आ गई, केंद्रित कर दी सारी पावर। देखिए ये आरोप, संविधान देखिए ये गिना रहे हैं अरविंद जी, आरोप जो लग रहे हैं वो बकायदा जो बीते समय में वाकये हुए हैं, किस्से हुए हैं, वो गिनाए जा रहे हैं। बार बार आदेशों को पलट दिया जाता है। अब इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? अध्यादेश लाया जाता है, आदेशों को पलट दिया जाता है। नहीं, देखिए ये संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसी की तहत कमेटियां बनती है और संविधान के आर्टिकल में पढ़ ले कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, वो बिल्कुल क्लियर है कौन कौन उसके मेंबर रहेंगे। और हमें ये बता दें, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर उसके मेंबर हैं तो उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन इस पर किया था? क्या नहीं किया था। सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से चुनाव हमने तो ये अध्यादेश पे ही ऑब्जेक्शन किया है। नहीं आप जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रधानमंत्री हो और लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उस बिल को क्यों वापस किया गया? क्यों नहीं माना गया? जब इलेक्शन कमीशन ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो चुनाव की क्या वैल्यू रह गई है? बताइए आप। देखिए एक चीज, आप हमें एक चीज बताइए, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, कोई भी चीज बहुमत से पारित होता है। अगर आप कहेंगे कि लोकसभा में आपको बहुमत आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, तो सुप्रीम मैंने कोर्ट क्या कहा भाई, कौन कौन होना चाहिए कमेटी में? तो मैंने कहा ना कि अगर पार्लियामेंट भी पारित कर दिया तो उसको अल्ट्रा वायरस चेक करने के लिए तो आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जाते टूट जाती। लेकिन ये टीवी पे डिबेट और ये केवल परसेप्शन बनाने से तो नहीं होगा ना, जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। जनता को दिग्भ्रमित करके देश का भला नहीं होगा। सच्चाई बात बताइए। जनता को दिग्भ्रमित करके नहीं, सच्चाई में कह रहा हूं, जनता को दिग्भ्रमित केवल करने से देश का भला नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाएं अगर ढंग से काम करेंगी, उसको काम करने दिया जाएगा। हर कोई चोर, हर आदमी को हम कह दें कि चोर है, ऐसा संभव? जितनी संवैधानिक संस्थाएं सब कुछ चोर है, ऐसा संभव है क्या? जी को भी इस चर्चा का हिस्सा बनाना चाहूंगी, क्योंकि संस्थाओं की जब बात आ रही है, क्या आपको वाकई में विश्वजीत जी, क्या आपको भी लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचे में गिरावट आ रही है, संवैधानिक संस्थाओं का जो कार्यशैली है या कार्य प्रणाली है उसमें गिरावट आ रही है? एकदम। देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। हाँ। मणिपुर में बीजेपी की सरकार था, मणिपुर 2 साल से जलता गया, बीजेपी सरकार चुप रहा, आम आदमी आवाज उठा रहा है, मणिपुर जल रहा है। 2 साल लग गया उस सरकार तोड़ने का बीजेपी वालों का। ये संविधान का क्रम नहीं है। देखिए विचार व्यवस्था शुरू करके जब विरोधी पार्टियां जितना है उतना सब विरोधी पार्टियों को फंसाया जा रहा है, ईडी से धमकाया जा रहा है, सीबीआई से धमकाया जा रहा है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन के निरपेक्ष काम कर रहा है। 2023 साल में बीजेपी सरकार ने हर तरफ का उसको सुरक्षा दे दिया, उसको आप केस नहीं कर पाइएगा, उसका बाद कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी वो इलेक्शन कमीशन जो बात बीजेपी बोल रहा है वही करते जा रहा है, किसान मरते जा रहा है। संविधान के अनुसार किसान के लिए जो काम करना चाहिए, आम आदमी के लिए जो काम करना चाहिए, वो काम सरकार नहीं कर रहा है। अगर कोई असेंबली में कोई बिल पास होता है
तो वो बिल राज्यपाल द्वारा 12.5 साल अटक कर रख रहा है। ये तो पूरा संविधान के खिलाफ काम ये सरकार कर रहा है। अमित जी बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं बिहार में वोट चलतेगा और हर महिला के खाते में 10 रुपया गिरता गया। इलेक्शन कमीशन का ऊपर जितना दबाव दिया तो चुप रहा। दूसरा पार्टी करता है इलेक्शन कमीशन दबाव के बुलाते धमकाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे बोलता है, लेकिन बीजेपी के बारे में निवेदन करके चुप रहता है। संविधान का मुताबिक अभी भारत पास में बीजेपी सरकार नहीं चल रहा, इतना विरोधी पार्टी को खत्म करने का काम बीजेपी सरकार मोदी जी और अमित जी कर रहा है। इसके खिलाफ भारत वर्ष का आम आदमी आवाज उठाएगा। अगले दिन में भारत का संविधान में लिखा हुआ है, आप भारत वर्ष को भारत भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं, इंडिया को नहीं बोलेगा, उसको भारत ही बोलना है। अरे संविधान में लिखा है, आप बोल रहे हैं आपको इंडिया नहीं बोल पाएंगे, आपको बोलना है भारत। तो मुद्दे विपक्ष के पास देखा जाए तो यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष के पास मुद्दे कई हैं और सरकार बार बार घिरती हुई नजर आ रही है। सवालों की बौछार सरकार की तरफ या फिर ये कहें कि बीजेपी के ऊपर तमाम दागी जा रही है। और मैं लौटूंगी आपके पास, विजय दुबे जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। विजय दुबे जी, ढांचे को लेकर अब सीधे तौर पर ढांचे को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। जो लोकतांत्रिक ढांचा है, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, एजेंसीज की बात होती है, अब सीधे तौर पर इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब है या इन सवालों का अंत है? ये लड़ाई आखिर और कितनी आगे जाएगी और युवाओं पर इसका क्या असर होगा? क्या युवा सही मायनों में संविधान को समझ पाएगा? नहीं, देखिए, असल में हम जिस सिस्टम में काम करते हैं वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो मुद्दे उठाना और डेमोक्रेसी में मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाना, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार हमको मिले हुए हैं हम उसी के तहत करते हैं। उसको चाहे आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कह लीजिए, चाहे संविधान के अन्य आर्टिकलों में जिसका जिक्र किया गया है। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो चर्चा और मुद्दों के साथ ही चलती है। तो ये सब बातें अगर नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। मैं इस बात में पूरी तरह से सहमत हूं कि मुद्दे उठाना डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करना है और ये विपक्ष का काम है। जो डेमोक्रेसी है वो सत्ता और विपक्ष दोनों को मिला के चलती है, एक तरफा नहीं चलती है कभी भी। तो जब भी कोई पार्टी सत्ता में होगी उसके खिलाफ अगर विपक्ष को या राजनीतिक दलों को या आम आदमी को भी ये बात लगती है कि अगर ये चीज हमारे खिलाफ है तो उसको बोलने का अधिकार है, यही उसका राइट्स है और वो उसको उठाना चाहिए। तो आप ये इस चीज का मतलब नहीं होता है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं यूथ को। यूथ को जो मैसेज है वो मैच्योर डेमोक्रेसी का है, जो 75 साल पूरा कर चुकी है देश में और आज तक उसमें कहीं कोई अन्य देशों में आप देखिए, अगर आप एक नजर घुमाइए अपने आसपास तो आपको वहां की डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें उठापटक की मिलेंगी, बहुत चेंजेस मिलेंगे। कई बार उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाए गए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया है। मेरा अभी भी ये मानना है कि भले ही विपक्ष को ये लगता है कि ये मुद्दे जो हैं डेमोक्रेसी या जो संविधान की जो बातें हैं उसमें कोई व्यक्ति या कोई सरकार नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चलना होगा। और जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। जब तक जनता किसी का साथ नहीं देगी तब तक आप इस संविधान को, इस सिस्टम को छू भी नहीं सकते हैं। ये चिर अनंत, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु कथा अनंता, वही स्थिति है। इसको नहीं बदल पाएंगे, ना इसको कोई छू पाएगा जब तक इस देश की जनता नहीं चाहेगी, जब तक यहाँ के लोग इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में मजबूत विश्वास बनाए हैं और उसको पूरी तरह से मजबूती देते हैं, तब तक ये बिल्कुल किसी भी शहंशाह को आने दीजिए, चाहे कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको कि आप अपने भाषा में हिटलर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है यहाँ पे सर। ये नैरेटिव चलता रहेगा, आप नैरेटिव बनाते रहिए, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश की जो सत्ता है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको अभी तक कोई शायद नहीं बदल पाया। तो मुझे लगता है आने वाले अभी और 25 साल हम लोग देखते हैं, 100 साल जब पूरे होंगे तो एक बार फिर हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसी चीजें नहीं हो पाई हैं और बिल्कुल सशक्त तरीके से। इसके साथ एक चीज मैं आपसे और भी पूछना चाहूंगी आज जी, विजय दुबे जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज 75 साल बाद भी
संविधान में आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है या एज इट इज उसका पालन होना चाहिए, जो है एज इट इज बस उसको पालन उसका करते जाओ? देखिए, हमने जो संविधान बनाया है वो कोई किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास लोगों ने, एक आदमी ने, चार लोगों ने बैठ के नहीं लिख दिया है। हमने संविधान अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन के बाद में, और एक बड़ी कमेटी जो थी हमारी संविधान सभा जो थी, उसने इसको अडॉप्ट किया और उसने हर देश के अच्छी उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो अच्छी चीजें थी उनको अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया और हमने उनको अडॉप्ट किया। और जो अडॉप्ट किया गया, अगर हमने 75 साल अगर इसमें पार किए हैं, बड़े हम शौक से शान से कहते हैं कि हमारा संविधान जो है हमारे देश का एक वो नगीना है जिसके तहत हम इसको जो है हमेशा चलाते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको ऐसे ही शान के साथ लेंगी। तो इसमें कोई रद्दोबदल की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, हमारा जो यूनियन जो है वो बहुत बेहतर ढंग से काम करता है इसी संविधान के तहत। और जो भी इसमें बदलाव बीच बीच में करने के प्रयास किए गए, उन संविधान को कोई बदल नहीं पाया, इस शेप में नहीं बदल पाया कि वो अपने लिए इस्तेमाल कर ले। ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। जी, मैं यही सवाल अरविंद जी से भी पूछना चाहूंगी, विश्वजीत से भी पूछना चाहूंगी और जावेद अंसारी जी से भी पूछना चाहूंगी। इन शॉर्ट आप फटाफट मुझे आंसर दीजिए। अरविंद जी, क्या आपको लगता है 75 साल बाद बदलाव की जरूरत, सुधार की जरूरत या सेम पालन? नहीं, देखिए मोनिका, संविधान इंटैक्ट है और संशोधन भी होते रहे आवश्यकता अनुसार, और जब भी जरूरत होती है। इसमें कई संशोधन हुए होंगे, अभी हमारे प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि कितने संशोधन हुए हैं। तो संशोधन होते रहते हैं संविधान में, लेकिन हमारा संविधान अभी भी अटूट है और जितने प्रावधान है भारतीय परिवेश में भारत की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को और एक समरस समाज बनाने की जो संविधान में प्रावधान है, मूलभूत जो धाराएं हैं, चाहे राइट ऑफ स्पीच हो, राइट ऑफ लिविंग राइट ऑफ एजुकेशन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती। वही उसकी मूल आत्मा है। और बाकी संशोधन, कई संशोधन हुए हैं समय परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार समाज में संविधान में संशोधन होते आए हैं और एक अनवरत चलने वाली ये प्रक्रिया है। लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन हमें नहीं लगता है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय सही ही बोल रहे थे, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो उसकी मूल आत्मा है और वही आत्मा है जो हिंदुस्तान में। और विश्वजीत जी से भी मैं इस मुद्दे पर उनकी राय चाहूंगी या उनके विचार चाहूंगी। देखिए, संविधान तो कई बार बदला हुआ है, लेकिन अभी संविधान अगर कुछ बदलेगा तो ये चर्चा का बात है। सारा भारतवर्ष में चर्चा होना चाहिए कुछ बदलाव है। जैसे अभी बीजेपी वालों ने जैसे काम कर रहा है, जो संविधान तोड़ के हर काम कर रहा है, अगर कुछ बदलाव होना चाहिए तो चर्चा का होना चाहिए सारा भारत में। आपकी बात आवाज ठीक तरीके से नहीं आई विश्वजीत जी, एक बार फिर से जरा बोलेंगे? आप बोल रहे हैं संविधान कई बार बदलाव हुआ है। हाँ। अगर अभी संविधान कुछ बदलाव होना चाहिए तो चर्चा का विषय है। सारा भारत में हर जाति को लेके, हर आदमी को लेके चर्चा होना चाहिए। अभी बीजेपी जैसे काम कर रहा है, संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। आरोप यानी कि आपका वहीं का वहीं है कि संविधान के मुताबिक बीजेपी कार्य नहीं कर रही है। ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर आकर बार बार खड़ा हो रहा है। और जावेद अंसारी जी, आपके विचार इस पर क्या हैं? क्या आपके भी वही आरोप अभी भी हैं या आपको लगता है किसी तरह का सुधार होना चाहिए, इसको ठीक किया जाना चाहिए या पालन होता रहना चाहिए, या क्या आपके विचार हैं? देखिए मोनिका जी, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना लिया जाए, अगर इसको पालन करने वाले, इसको बनाने वाले, इसको चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान जो है कोई खास साबित नहीं होने वाला। आज हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है, इसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा। हम बार बार कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका वो संविधान के अनुरूप पालन नहीं कर रही है। अभी तक 106 संशोधन संविधान में हो चुके हैं और लास्ट सेशन में पार्लियामेंट में 131वां संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था, जिसपे भी वो विचाराधीन है, जिसपे चर्चा होनी है और आगे क्या होगा। लेकिन जो चेंजेस होते हैं वो वक्त के हिसाब से बार बार बदले जाते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। बदलाव होना ये प्रकृति का भी नियम है, प्रकृति का नियम है कि बदलना वक्त के हिसाब से में बदलना चाहिए।
लेकिन अगर संविधान में जो कानून मौजूदा लिखे हैं अगर उसके अनुसार सरकार काम नहीं कर रही है, गवर्नर काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है या जुडिशरी काम नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही है, तो हमारा सवाल, हमारे एक अच्छे देशभक्त होने का, एक नागरिक होने की जिम्मेदारी है, हम सरकार से सवाल उठाएं, सवाल पूछे। बिल्कुल, सवाल उठने बनते भी हैं। अगर मन में किसी भी तरह की बात है या कुछ भी लगे तो वो सवाल उठने बनते भी हैं, और ये विपक्ष की भूमिका यही है। और विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है कि सवाल करता है, और सरकार की भूमिका ये है कि वो जवाब दे, और सरकार को जवाब देना ही होगा हर एक मुद्दे पर, चाहे वो संविधान का हो या कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो। तो आज विपक्ष अभी भी बार बार यही सवाल कर रहा है, सरकार को कटघरे में ले रहा है, और ना सिर्फ सरकार को, बीजेपी को कटघरे में ले रहा है, इसके साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो, ये कहा जा रहा है कि वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, सरकार से इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, बीजेपी पार्टी एनडीए गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। विपक्ष बार बार यह आरोप लगा रहा है। तो उधर पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक तरह का नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय है, लेकिन कुल मिलाकर युवाओं पर भी इसका एक असर पहुंच रहा है, और ऐसे में हमें सोचने समझने की जरूरत है कि देश की युवा पीढ़ी आखिर क्या सीख रही है। इसलिए एक सख्त संदेश यहां पर देना पक्ष विपक्ष दोनों के लिए भी जरूरी हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।